हेलो, गुड मॉर्निंग। तो माय पॉइंट इज कि देखिए 3-4 चीजें हैं। एक स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो, अक्ल कहीं पे भी कम नहीं है। अक्ल सबके पास है, जितनी जरूरत है उतनी अक्ल सबके ही पास है। अगर कोई अक्ल के कारण परेशान है तो इसलिए नहीं परेशान है कि उसके पास अक्ल कम है, वो इसलिए परेशान है कि अक्ल जरूरत से ज्यादा लगाई जा रही है। रिश्तों में और व्यापार में और बाकी का भी जीवन जो भी है, हर एक चीज में एक ऑप्टिमल होता है। हद से ज्यादा कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो या आपकी मार्केट के साथ रिलेशनशिप है, आपकी आपकी अपनी बिजनेस के साथ भी जो रिलेशनशिप है, उसमें आपकी इंटेलेक्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल भी कि आपको इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। इस संसार में हर आदमी को दुखी रहना है। बेवकूफ आदमी के दुख अलग किस्म के हैं और बुद्धिमान आदमी के दुख अलग किस्म के हैं। दुख तो सबको होगा। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि के कारण हर दुख से बचा जा सकता है, हर परेशानी से बचा जा सकता है और बुद्धिमान आदमी के जीवन में रिस्क खत्म हो जाएगी। रिस्क सबके सर पे है। बहुत बार होता है कि एक अनाड़ी आदमी रिस्क को मजे से झेल जाता है और ज्यादा बुद्धिमान आदमी जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होकर सोचता रह जाता है, काम नहीं कर पाता है। तो ignorance is bliss is an overstretch and overstatement perhaps. सो द राइट ऑप्टिमल पॉइंट इज कि बुद्धि जितनी भी मिली है उसका काम है चंचल होना, उसका काम है इधर से उधर भागते रहना। और बुद्धि स्थिर नहीं होती, वो दौड़ती रहती है। और बुद्धिमानी इसमें है कि आप एक सर्टेन रेंज के अंदर अंदर इस चंचल बुद्धि को बर्दाश्त कीजिए। एक रेंज के बाहर जाए तो बुद्धि को बंद कीजिए। सो वॉर हो रहा है तो हर आदमी को मालूम है वॉर हो रहा है और भाव नीचे आ गए हैं, तो बुद्धि ये बोलेगी कि वॉर डेफिनेटली खराब है, इसीलिए तो भाव नीचे आए हैं। पर बुद्धिमानी ये बोलेगी कि बुद्धिमान लोगों ने भाव इतने दबा दिए हैं कि विवशता के कारण अब सबका यहाँ माल बिक रहा है। और वॉर होने के बावजूद भी तो 15,600 है ना। वॉर होने के कारण जीरो तो नहीं हुआ, यहाँ के बाजार अब रुक रहा है, उसके इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। तो एनी टाइम बिग फियर कम्स, द बिगेस्ट वेल्थ इज एक्चुअली जनरेटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ डीप फियर। व्हाई? बिकॉज इफ फियर इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इमोशन, तो उससे सस्ता भाव मिलने की संभावना नहीं है। अब कहाँ पे फियर पीक आउट हो रहा है और कहाँ पे प्राइसेस बॉटम आउट हो रहे हैं, उसके लिए अपने को टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। और अगर जो लोग चार्ट नहीं देखते हैं तो स्क्रीन की रीडिंग करेंगे कि भाव अब नीचे का मुंह नहीं खोल रहे हैं, भाव घूम फिर के ऊपर ही रिबाउंड हो रहे हैं। सो फ्रॉम वॉट एवर टेक्निक्स वी मोर और लेस गॉट ए कॉन्फिडेंस एट दैट जोन। नाउ यूजुअली हिस्ट्री गवाह है कि जब जितना ज्यादा बड़ा भय आता है तो उसका जब भी रिजोल्यूशन होता है, द डीपर द फियर दैट कम्स, इट्स रिजोल्यूशन। यू नो, द स्टॉक मार्केट इज लाइक अ पेंडुलम, वी ऑल नो दिस। पर रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने में हम हिचक जाते हैं क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को बेलगाम घोड़ा बना के रखा है। बुद्धि जैसे घोड़े पे जब विवेक नाम का घुड़सवार बैठेगा तो घोड़ा एक संयमित और संतुलित चाल चलेगा। बुद्धि सिर्फ रफ्तार को बढ़ाती है। अगर घोड़े पे, बुद्धि नाम के घोड़े पे लगाम नहीं हो तो वो स्वर्ग जितनी जल्दी पहुंचा सकती है वो नरक भी उतनी जल्दी पहुंचा सकती है। और स्वर्ग और नरक हम दोनों में से किस पे जाएंगे वो हमारे विवेक पे डिपेंड करता है। एंड विवेक इज योर स्टडी। विवेक इज द स्टडी ऑफ द पास्ट फ्रॉम विच यू जनरेट योर वैल्यूज। सो वॉट एवर इज द एक्सट्रीम ऑन वन साइड, in general the stock market goes to the other extreme. That is the second point. Third thing, when I noticed that ये जो ऑल टाइम लो आ गया रुपी डॉलर में, और ये पान की दुकान छाप जो टेक्निकल एनालिसिस की हजारों सैकड़ों लाखों दुकानें खुल गई है, a guy who cannot become a chartered accountant, who does not have the DNA to become a company secretary, a good for nothing fellow, पहले 2 किताब टेक्निकल की पढ़ ली, ट्रेंड लाइन क्या होती है वो समझ लिया, न्यू हाई पे लेने का है। और न्यू हाई पे ले लेने से फिर बढ़ जाएगा तो अगले दिन फिर और नया हाई आएगा, और अगर वो इंडिकेटर वैलिड है तो और ले लो, फिर और हाई आएगा। तो तब तो डॉलर को इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था, रुपये को जीरो हो जाना चाहिए था। न तो स्टॉक मार्केट में न करेंसी मार्केट में, नो वेयर दिस वर्क्स की न्यू हाई और न्यू लो स्टैंड अलोन इन इटसेल्फ इज ए डिसीजन मेकिंग टूल। इट्स वन ऑफ द फिल्टर्स। सो ये न्यू हाई रुपी डॉलर पे और उस पे सारे
झोला छाप पंडित लोगों ने ऐलान कर दिया कि रुपया खत्म, और अपनी चार्ट बोल रहे हैं यहाँ से रुपया बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो लास्ट 70 साल के 75 साल के डेटा को अगर आप देखोगे, आजादी पे $1 था और आज $75 का $1 है, तो 7500% का डेप्रिसिएशन हो गया रुपये की वैल्यू में फ्रॉम 1947 टू नाउ। 1980 में सेंसेक्स वाज 100, सेंसेक्स स्टार्ट हुई है 1984 से, बैक कैलकुलेशन उसका अवेलेबल है, ऑफिशियल बैक कैलकुलेशन फ्रॉम 1980। उसके पहले 1980 के स्टॉक प्राइसेस की रेगुलर हिस्ट्री को मेंटेन करके इंडेक्स नहीं बनाई जा सकी, पर विवेक पाटिल एक बहुत पुराने चार्टिस्ट है, उन्होंने आरबीआई स्टॉक प्राइसेस इंडेक्स के साथ एक्स्ट्रापोलेट करके 1947 से क्या 1901 से भी सेंसेक्स का बैक कैलकुलेशन किया है। तो अप्रोक्सीमेटली समझिए सेंसेक्स की वैल्यू 1947 पे 1 होगी, ₹1। 1980 में वो ₹100 हो गई, और अब जाके सेंसेक्स अगर 65-70 हजार अप्रोक्सीमेटली समझ लो, जो भी मैं निफ्टी ट्रैक करता हूँ सेंसेक्स के लेवल्स नहीं याद रहते हैं। तो 1947 से लेके वैसे तो स्टॉक मार्केट हैज गिवन यू 70,000% रिटर्न्स, नॉट 70,000% रिटर्न्स, 70 लाख परसेंट रिटर्न। 70,000 तो वैल्यू हो गई ना ₹1 की, एंड द रूपी डॉलर हैज had 7500% डेप्रिसिएशन। तो लॉन्ग रन में इंडिया की करेंसी घटती जा रही है और स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपीज काइंड ऑफ एन इन्फ्लेशन। इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म में अमेरिका का इन्फ्लेशन 2% 3% लॉन्ग रन रहता है, इंडिया का लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 6-7-8% रहता है। तो इन्फ्लेशन गैप के कारण करेंसी का लगातार डेप्रिसिएशन चलता जा रहा है, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन करेंसी घटती है, स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो फिर हम क्यों शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने के टाइम पे चीखते हैं कि अब इंडिया की करेंसी स्ट्रांग होने वाली है, गलती से भी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट मत रहना। ये जो मार्केट की माया है, इस माया का दिस illusory maya that the stock market and currency market, that relationship they have is कि say for example if in the long run stock market has given 1,000% return, then 800%, 80% of the returns in Indian capital markets arise in narrow pockets of time during the period that the rupee dollar is actually strengthening. So if from the 2020 March bottom rupee dollar had a new low, और वहां से लेके वो जनवरी 2021 तक in a matter of 10 months came down to 74 area, I think 72 or 74. So during that period Nifty went from 7,500 to 16,500, and from that 72 area to 77 that it went back again, उसके बीच में उसने 18,600 भी दिखा लिया टेम्पररली और वापस 15,500 हो गया। So during the period that the rupee depreciated, the stock market was very volatile in a 3,000 point range. Investors के लिए कोई net return generate नहीं हुई, और अगर small cap और mid cap का portfolio है तो वो धुआंधार सफाई हो गई। And whenever the rupee becomes strong, that's when उस वक्त आदमी को ससुराल में अगर होली दिवाली खाने के लिए भी निमंत्रण आया हुआ है तो बोलो ससुर जी मार्केट में बिजी हूँ। तो वन मंत्र आई वांट टू शेयर विद यू इज, कितनी ही कोई भी परिस्थितियां हो संसार में, if the rupee is getting stronger and if that time you are not heavily invested in the stock market, you are committing a crime. आप पाप कर रहे हो अगर आप स्टॉक मार्केट में तेजी नहीं करते हो। So the stance has to be bullish. If however the bullish entry is not getting possible, बार बार स्टॉप लॉस लग जा रहा है, पूरे पैटर्न्स नहीं बने हैं अभी तक, we don't want nonsense people in our space. So somebody with a porn handle was here. I've just removed that person from the space. Okay, so not to break my flow, so one thing is you have to take a stance कि ये भी तेजी करने का टाइम है। तो अगर 16,100 से लगा कि बॉटम हो रहा है और वहां पे हमने तेजी का दाम लगाने की कोशिश की, लग गया स्टॉप लॉस, तो मत्थे नहीं मारने का है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कोई शॉर्ट है वो अलग बात है, निफ्टी को मत्थे नहीं मारना है 16,100 पे, क्योंकि टू बिकम एम्बिडेक्स्ट्रस लाइक अर्जुन, कि वो बाएं हाथ से एक तीर चलाया और अगला तीर दाएं हाथ से चला देगा, उस तरह की एम्बिडेक्स्ट्रसनेस हमारे पूरे इतिहास में सिर्फ अर्जुन को मिली। बड़े से बड़े योद्धा के लिए संभव नहीं है कि एक पल में
राम और एक पल में श्याम कर सके। एंड वी आर मियर मॉर्टल्स, वी नीड टू हैव कि हमें एक स्टांस लेना पड़ेगा, हम कुछ चीजों को मिस करने के लिए तैयार हैं, देन ओनली विल गेट ऑन ए बिग बस। सो अगर 16,100 से हमारा नॉन बेयरिश स्टैंस हो गया कि हमें मत्थे नहीं मारना है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक की चार्ट बहुत क्रैक कर रही है, 20% घटेगा वो कर लो, इंडेक्स के ऊपर में ब्रॉडली यहाँ से लेने का माहौल बनाना है, क्योंकि एक झटके में आपका माइंड घूम नहीं सकता है। So the thesis that rupee is going to get very strong created that conviction. Now that rupee has become strong by a good margin and now it's taking some kind of support कि एक बार वापस से रैली आएगी, और इस बीच में 17,800 is one fulcrum we had calculated, we have broadly come close to it। 17,800 से 18,050 का रेंज एक रफ निकाला था। So this may be a good time to start selectively taking profits. Going short requires another degree of aggression. Going short requires another degree of aggression. And first, while you are riding a car at 80 miles per hour in the northern direction, you suddenly will not be able to achieve an 80 miles per hour velocity in the southern direction. Okay. So you have to first come down to zero velocity. And you don't decide that I am going to change the velocity of my car. You should become only an observant in a car that is driven by an automated driverless car. You are only a passenger. You should only have the emergency buttons in the car while trading or investing, कि अगर कोई chaos हो रहा है तो मैं emergency button को सिर्फ pull करूंगा, otherwise let the market one by one throw out of your long positions. Keep your trailing long stops, and as you know from your various longs, as whatever stops get hit, कुछ जगह पे गलत स्टॉप हिट हो जाएगा कि आपका स्टॉप हिट होने के बाद भी 10% बढ़ गया, तो उस पे मन में मलाल रखना और अरे यार ये स्टॉप वॉप का चक्कर तो बेकार है, इसमें हम फंस जाएंगे यार, सौदे बिगड़ जाते हैं, गलत है बात। हैविंग अ बैड सिस्टम इज बेटर देन नॉट हैविंग अ सिस्टम। हैविंग अ पैराशूट व्हिच इज नॉट, क्या गारंटी है पैराशूट चल ही पड़ेगा? फैक्ट्री से निकलने के बाद एरोप्लेन में जो पैराशूट लगा हुआ है, पैराशूट एक ही बार खुलता है, 2 बार नहीं खुलता है। एक बार खुल गया वो बेकार हो गया, उसके बाद उसको आप वापस से फोल्ड करके नहीं लगाते हो। पैराशूट इज अ सिंगल यूज डिवाइस, बट स्टिल पैराशूट खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और या पैराशूट अगर मिसफायर हो गया कि आप प्लेन से कूदे और कूदने के 10 मिनट बाद खुलना चाहिए था, वो 8 मिनट में ही खुल गया, तो एटलीस्ट इट्स टेकिंग यू टू अ सेफ लैंडिंग। बहुत कमा लिया, जितना पैसा लिखा था नसीब में मिल गया, तो गेट आउट ऑफ योर लॉन्ग पोजीशंस वन बाय वन हियर। So the zone has come where instead of adding more positions, we have to just fix our stops, and as one by one we get out of our longs। फिर देखेंगे शॉर्ट करना है कि नहीं। अब यहाँ से कोई गारंटी है क्या 17,800 से 18,050 पे टॉप आउट हो ही जाएगा? अगर हो सकता है नया ट्रेंड एक्सटेंशन सिग्नल आ गया तो देखी जाएगी। और अगर एंड इवन इफ 18,000 से 17,000 जाता है, so 1,000 points is peanuts for the kind of movement individual stocks can give। A 1,000 point drop from 18,000 is just about 4.5-5%। तो 5% इंडेक्स को 4 गुना लिवरेज करके खेलने का काम हार्ड कोर डे ट्रेडर्स का और बिल्कुल सटोड़ियों का काम है। most sensible people have stock market as their second or third business activity। प्राइमरी इनकम किसी बिजनेस से या प्रोफेशन से या जॉब से आ रही है, सेकेंडरी इनकम कोई रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से या और कोई चीज की पार्टनरशिप से आ रही है, एंड स्टॉक मार्केट मोस्टली इज द थर्ड सोर्स ऑफ एडवेंचर इनकम। सो यू कांट प्ले एवरी 1,000 पॉइंट्स। एंड माय सेंस एज ऑफ नाउ ऑफ चार्ट रीडिंग इज कि अगर कोई मेरी गर्दन पकड़ के बोले अगले 1 महीने में मार्केट क्या लगता है, तो मेरे को लगता है अप्रैल के महीने में 18,000 और 17,000 के बीच में है, और मई जून में मार्केट, मई से लेके जून तक ये मार्केट मुझे लगता है 20,000 के ऊपर जा सकती है। एंड अब कोई आके कल को ट्रोल करेगा, आपने तो बोला था मैं तो बर्बाद हो गया, तो यार मैंने थोड़े बोला था कि आप मेरी बात आंख बंद करके सुन लो, मैं मेरा अनुमान लगा रहा हूँ, और मैंने तो बोला नहीं मैं ब्रह्मा जी हूँ। आपने अपने लोभ में, लालच में भगवान को भूलकर एक मियर इंसान को भगवान बनाने का गुनाह किया। भगवान ने आपके लठ बरसा दिए सर पे। कोई भगवान नहीं इस धंधे में, भगवान ही भगवान है। भगवान की पूजा करो और इंसान की बात पे ध्यान दो, और कांड कर लोगे खुद, और फिर जाके मेरे को नहीं किसी और को ब्लेम करो। ब्लेम कर दो क्या होगा, पैसा तो लग गया ना आपका।
So we have to position ourselves tentatively in this market. एंड जितना एक्सट्रीम नीचे का फियर बना था और वो जो फियर रिजॉल्व होता चला जाएगा। अब एक दूसरी संभावना भी है कि वॉर, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई कूट कुटा के बराबर कर दिया यूक्रेन को, बल्कि ये तो वॉर जरूरत से ज्यादा लंबा टनता हुआ लग रहा है, इसमें भी साजिश लग रही है। कहाँ रशिया कहाँ यूक्रेन, 7 दिन में इनकी रम्मी पैक हो जाती। पर वो जोकर एक बैठा हुआ है और रम्मी को टाने जा रहा है, पता नहीं कभी पपलू इधर फिट हो जाता है उधर फिट हो जाता है, लंबा खींच रहे हैं और पता नहीं माल बटोरने के लिए खींच रहे हैं, क्या हो रहा है। बट हु नोज, पॉलिटिक्स और क्रिकेट एक, ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनमें कुछ भी साला कभी भी हो सकता है, बहुत बड़े गेम सेट हो जाते हैं। तो क्या पता कोई न्यूक्लियर इवेंट हो जाए और ये 17,800 18,000 वाली निफ्टी वापस 15,000 हो जाए। वी कैन नॉट रूल इट आउट, पर अगर वैसा होगा तो हमारी नजरों के सामने होगा। तो अगर तो शॉर्ट कब करेंगे? 17,000 भी अगर होल्ड नहीं करेगा करेक्शन में तो हम तब कर लेंगे, पहले 5% छोड़ दो। मतलब आपको कोई शादी की रिसेप्शन में बुलाया तो आप 2 सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हो ना, कि रिसेप्शन में जब वो ड्रिंक्स सर्व होना स्टार्ट हो जाती है और वो स्नैक्स सर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टर्स, तो आप कूदते नहीं हो ना वेटर के ऊपर, भाई बाकी लोगों को लेने दो, आराम आराम से, लेट हिम कम अप टू अस। तो जब लाएगा हमारे सामने, रिक्वेस्ट करेगा सर हैव ए ड्रिंक, तो हम थोड़ा सोच समझ के चूज कर लेंगे कोई एक ड्रिंक को, देख लेंगे कौन सी लेनी है। वो आ गए वेटर शादी की बारात के अंदर तो कूद के लंगर बट रहा है, कभी खाया ही नहीं है, वैसे कूदता नहीं है ना कोई भी। तो फिर मार्केट में हम ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि घूमते के साथ मेरे को लेना है? वो काम बिल्कुल बिल्कुल सारे दिन 24/7 फुल टाइम सटोरिये का है, जिसका जीवन पूरी तरह समर्पित हो चुका है इस बिजनेस में। वो समर्पण करना हर एक आदमी के बस का नहीं है, और इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है। सिमिलरली जब आप किसी बहुत फॉर्मल एटमॉस्फेयर में होते हो तब चाय की प्याली की आखिरी चुस्की को सुड़कते नहीं हो, सुड़ सुड़ की आवाज नहीं करते हो। उस सुड़कने का काम, या घर में कढ़ी चावल खाते वक्त थाली पे से चाट चाट के पूरी कढ़ी की आखिरी बूंद भी खा गए, वो हम अपनी पर्सनल डाइनिंग टेबल पर करते हैं। तो जब हम एक नॉर्मली सोशली अमेनेबल बिहेवियर इन जनरल भी लाइफ में करते हैं कि चाय की प्याली की लास्ट सुड़की नहीं लेते, कोका कोला की बोतल के अंदर हम अपना स्ट्रॉ डाल के लास्ट की सुड़ सुड़ नहीं मचाते, तो चाहे टॉप हो रहा है चाहे बॉटम हो रहा है, तो आखिरी आखिरी चुस्की भी मेरे को लेनी है, बिल्कुल टॉप होने दो। ठीक है, फिर एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह करो कि मेरे को भी बेचने की जल्दी नहीं रखनी है, लेट द मार्केट टॉप आउट, कोई रिवर्सल कैंडल बनने दो, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आने दो। जब तक रिवर्सल कैंडल कोई बनेगा, ग्रेवस्टोन दोजी दोजी टाइप का बन जाएगा, या कोई बेल्ट होल्ड लाइन बेयर बनेगा, 150 पौने 200 पॉइंट तो रिवर्सल कैंडल में हाई से खा जाएगा वो, और अगले दिन वो कोई गैप डाउन हो गया या और 200 पॉइंट बंद होगा तो 400 पॉइंट ऐसे नीचा बेचोगे तब। तो पहले बेच लिए 400 पॉइंट, तो क्या दिक्कत है? तो बात ऐसी है कि मुझे सब कुछ चाहिए। जिस आदमी का ये रवैया है, मुझे सब कुछ चाहिए, वो भूखा मरेगा, वो भीख मांगेगा। रिकॉर्ड घाटे उन्हीं लोगों के होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। बेवकूफ आदमी तो एक लिमिट के अंदर, जो सीमित बुद्धि का आदमी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मान लो हमारी रिश्तेदारी में कोई को मेरे पिताजी थोड़ा हल्का डांटा करते थे, तू अपनी लुगाई से इतना क्यों डरता है? मैं मेरे बचपन की बात सुना रहा हूँ। तो मेरे चाचा ही थे यार, मान लो। तो चाचा ने एक दिन भाई साहब से 4 बार 5 बार ये डायलॉग सुन लिया 4-5 महीने में, तो इतना क्यों डरता है अपनी लुगाई से? आखिर लुगाई तो है। तो चाचा ने एक दिन बड़ा मुस्कुराते वास्ते से जवाब दिया, बड़े इज्जत करते थे मेरे पिताजी की, बोले भैया घर में शांति रहे तो उस काम में डरना क्या, और फिर बिना डरना क्या, एक ही तो है हम। मैं चाचा से एकदम इम्प्रेस्ड हो गया। मैं बोला मेरी मैरिज काउंसलिंग में चाचा से लूंगा, बापू से नहीं लूंगा जब भी मेरी शादी होगी। सो सेम वे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब ये चाहिए कि मैं मार्केट से दबूंगा नहीं, मेरे को मार्केट का सारा आखिरी चवन्नी भी नहीं छोड़ना है, तो उसमें तो लपेट में आ जाओगे। तो अगर आपको अब लगता है कि भाई 2-2.5 हजार भर गया मार्केट, और अब चार्ट के ऊपर में भी वो ओवरबॉट के, डाइवर्जेंस के, रूपी में भी सिग्नल्स आने लग गए, इंडेक्स पे रूपी में भी अब सपोर्ट जोन आने लग गया, तो यहाँ सावधान होने का जोन आ गया। यहाँ अग्रेशन होने का कि अग्रेसिव होकर शॉर्ट कर दें, उसका जोन नहीं आया है। अभी ये I'll be adding a number of speakers in some time, and they can pose their questions and comments. So keep your requests pending. I'll keep adding people. So the sum up is, my perception is we have come close to a profit taking zone. Do not rush to take in your profits.
जैसे मेरे चाचा ने बोला ना, मैं अपनी लुगाई से डरता नहीं हूँ, पर घर में शांति रहे। तो आप मार्केट के साथ शांति से रहो। मार्केट के साथ हर वक्त आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं ही मर्द हूँ। मर्दानगी का मतलब ये नहीं ना 24/7 आप जताते रहो। So be at peace with the market, apply your trailing stops. If they hit, take your profits. Let the market confirm a reversal. Only then वो 18,000 पे रिवर्सल आएगी, 17,800 900 पे आ जाएगी। लगता नहीं 17,800 पे आएगी, शायद 18,050 18,100 तक भी जा सकते हैं। तो let the reversal come and then the very aggressive traders can adventure into a very short term short trade of 5% downside. And जैसे मेरे को दुनिया भर के बी ग्रुप स्टॉक्स एंड स्मॉलर एफ&ओ स्टॉक्स में 40 50 60% तक के अपसाइड दिखते हैं अगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months. So that will not materialize unless and until Nifty also, even after Nifty is right now coming into, Nifty लगने लगी कि भारी होने लगी है, भारीपन दिख रहा है कि एक भारीपन से अगर ये निफ्टी करेक्शन 18,000 से 17,000 का दे भी देती है, तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल, दिस इज माय, अगेन हो सकता है मेरी बुद्धि जरूर से ज्यादा चल रही है, कि अनलेस एंड अनटिल निफ्टी विल resume back from 17,000 going into a move to 20,000 odd, so many stocks that are looking like will create such 50-60% moves may not be possible. So I'm going to add the people who have requested to speak. I will request you to first of all give an appropriate, even if brief, give a full introduction. If you choose that your life must be so private on Twitter, then you should not participate. मतलब मेरे को चित भी चाहिए, पट भी चाहिए, because why should other people who, lot of people don't want to talk to anonymous people. So those with anonymous handles particularly, and even otherwise, it's good courtesy to be part of a meeting. Introduce yourself, what's your name, where do you stay, what do you do, at least so much briefly, and then share your market thoughts, or if you have any questions or further comments, you can surely put those. So I'm adding whoever has requested to be a speaker, and you can go in the order of yeah. So Neeraj ji, please introduce. एक साथ दो लोग नहीं बोलेंगे, only one person to unmute their mic at a time. So Neeraj जी, आपने भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाई है, बड़ी अच्छी बात है, जय श्री कृष्णा। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए और फिर अपने विचार रखिए। जी सर, मेरा नाम नीरज वर्मा है, मैं चक्री से रहने वाला हूँ। ठीक है, मेरी आईडी को थोड़ा प्रमोट कर देंगे सर? नहीं, ये सब बातें नहीं करेंगे, हम विषय पे बात करेंगे। आप क्या करते हैं नीरज जी? हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं I have requested Mr. Prakash Pandey of Plutus Advisory to be a co-host. I hope he'll accept my request. He had requested to be speaker, but I'm better off having him as a co-host. प्रकाश जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, काइंडली एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट टू बी को-होस्ट। हाँ, so नीरज जी अपना विचार रखिए। कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, तो यहाँ प्रमोशन वगैरह नहीं होता है। So I'm removing him from the speakers list, but he can stay on to listen to this space. Next speaker in the line is Mr. Raman Sharma. Kindly unmute your mic, Mr. Sharma, and share your, tell us something about yourself and share your thoughts. Hello. Yeah, Raman. Hello, good morning, sir. हाँ जी रमन जी, कहिए। जी सर जी। सर, मेरे को एक बात का कंफर्म करना है, सिर्फ इसमें बताना भी है और पूछना भी है। पहले अपना परिचय दीजिए रमन जी, पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ Raman ji, your voice is cracking. You need to have a better network. Hello. Sir, my network is good. I think I can speak, if you allow me to speak. Okay, sir. go ahead. No, before that, I would request Mr. Prakash Pandey, who's our co-host today, to unmute his mic and share his thoughts. And Prakash needs no introduction. He's a far younger man, full of more energies. He has several very well followed handles on Twitter. They run a fairly large advisory service and they are doing very, very well.
and I often find his thoughts very useful in my own work. So Prakash, go ahead, unmute your mic, share your thoughts around this topic, please. सो केडिया जी, थैंक यू सो मच. सो एक चीज तो सिंपल सी है ना कि अपनी थॉट्स कहीं ना कहीं काफी मिलती है, राइट? सो मैं बोलूं, जैसे कल मैंने केडिया जी के ट्वीट पे कल रिप्लाई किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि भाई 15,800 पे किसने बोला था कि यार ध्यान रखो तेजी का है, ट्रिगर का वेट करो. तो शायद केडिया जी थे, एक आध हम लोग जैसे कुछ माइनॉरिटी में लोग थे, राइट? सो अभी क्या है कि 2000 पॉइंट निफ्टी चल गई है, जैसे सर ने बोला, और उनका एक काफी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है 30-35 सालों का. मैं 17 साल से मार्केट देख रहा हूँ, डेटा देख रहा हूँ. ये कोई स्मॉल कैप इंडेक्स तो है नहीं कि चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा. तो 12-13% की रैली बॉटम से हो चुकी है. दो चीजें यहां से होंगी, या तो कंसोलिडेशन होगा और या छोटा मोटा करेक्शन होगा. बट एक चीज जो निफ्टी के फेवर में है, वो मैं बोल दूं. आज मैंने मॉर्निंग में सीरीज ऑफ डेटा फ्लोट किया आप लोगों के लिए. आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं. रिटेल के पास केडिया जी कोई पोजीशन ही नहीं है. और जब रिटेल के पास पोजीशन नहीं है, एफआईआईज का कैश मार्केट में बाइंग आ चुका है. आई एग्री कि वो रिवर्स आर्बिट्राज की बाइंग है, मतलब दे आर बाइंग इन कैश, शॉर्टिंग सम इन फ्यूचर्स. बट इंडेक्स फ्यूचर में वो लोग इतना बड़ा बड़ा लेकर गए हैं, मतलब मार्केट कैसे गिरेगा, राइट? और पूरी दुनिया को पता है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है. हर एक बच्चे को पता हो चुका है ट्विटर आने की वजह से. इन्फ्लेशन क्या होता है वो पता हो चुका है. बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही है वो पता. तो जो इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिक के पास है, और उसकी वजह से पब्लिक ने कुछ लोगों के कहने पे 16,000 पे अपना सारा स्टॉक बेच दिया बेचारों ने. अब या तो वो 17,000 पे बाई करेंगे, एज यू सेड कि 17,000 एक अच्छा बेस है, तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं. आई एम स्पीकिंग टू लॉट ऑफ पीपल. कुछ मेरे भी दूर दराज के क्लाइंट्स हैं जो कभी टच में थे, या जब मैं ब्रोकिंग का काम करता था 2012-13 में. सो मतलब काफी बड़ी कंपनी थी, तो उसके भी बहुत सारे क्लाइंट्स, जो काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं, 10-20 हजार लोग हैं बेचारे, उनके बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर अभी तो क्या करें, कब ले. तो केडिया जी, मुझे लगता है जो आपने बोला ना, 17,000 इतना आसानी से अब मार्केट नहीं तोड़ेगा, राइट? और 17,000 से 18,600 की एक रेंज है अगले 3 से 6 महीने की. हो सकता है कि आपका जो ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन है वो 20,000 वाला वो भी हो जाए, क्योंकि पोजीशन है ही नहीं. अगर ये लोग खरीदने पे आए और म्यूचुअल फंड्स के पास इतना फ्लो है, एफआईज अपने काम भर का बेच चुके हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक 2 साल में 0 रिटर्न देके बैठे हैं, अगर वो यहां से 10-10, 20-20 टका चल गए एज यू सेड, तो फिर आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि 20,000 आने वाला है, बट कुछ भी हो सकता है. और रही बात न्यूक्लियर वॉर की, तो वो कहीं ना कहीं डेटा चार्ट में और उसमें आएगा, तो हम लोग आपको बोल देंगे, आप टेंशन मत लो. और ये जो बच्चा पार्टी ट्विटर पे हल्ला करते रहते हैं, उनसे पहले बोल देंगे, ये मेरी गारंटी है. केडिया जी भी बोल देंगे, मैं भी बोल दूंगा. कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा हमें, हम आपको हिंट तो जरूरी कर देंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. केडिया जी, डन फ्रॉम माय साइड. Lovely, Prakash. So let's get on to the next speaker, Binay, then Sandeep, and then Adesh ji. And I would request anybody who comes onto the podium to speak, please spare a brief introduction for everybody's benefit. People give more importance to what they hear when they know who's speaking to them. So Binay, please tell us about yourself. Where do you stay? What do you do at the least? And then share your thoughts. Okay, thank you, Sushil ji. This is the first time I'm speaking on any space, and I've been hearing your spaces for last 1 month. तो मैं बेसिकली मुंबई कांदिवली से हूँ, कांदिवली वेस्ट, and I am more like a positional investor or a short-term investor, not intraday trade, but anything between 7 days to 1 year kind of investment. तो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि जैसे आपने कहा मई जून तक 20,000 आएगा, मई जून का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट बाय दिसंबर ईयर एंड आई थिंक मार्केट विल सरप्राइज एवरीबॉडी, बिकॉज अभी लास्ट 6 महीना में इतना सेलिंग हुआ है फ्रॉम एफआईआईज, दे हैव टू कम बैक एंड दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक. सो आई थिंक द मार्केट्स विल सरप्राइज एवरीबॉडी on the upside. That's my personal view, and especially on the mid caps. स्टॉक्स बहुत भागेंगे, लार्ज कैप में भागेंगे,
बट इतना शायद नहीं भागेंगे, बट जो मिड कैप स्पेस है 10,000 मार्केट करोड़ से लेके 50,000 मार्केट करोड़ के जो स्टॉक्स रहेंगे उधर बहुत तेजी रहेगी। एंड एक जो फेड रेट का हाइट का डर है वो भी मेरे ख्याल से अगर फेड रेट हाइक होंगे तो मार्केट भी तेजी में ही रहेंगे, बिकॉज अपना इंडियन मार्केट का हिस्ट्री यही बोलता है कि जब भी फेड रेट हाइक इंक्रीज हुए हैं तो मार्केट ने हैज गॉन अप ओनली। सो दैट इज माय व्यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप भी जैसे बुलिश हो तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स विल लीड दैट आउट परफॉर्मेंस? थैंक यू। नाइस सबमिशन विनय जी। आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस टुवर्ड्स एंड। एक बार हम सारे स्पीकर्स के थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं एंड लेट्स हियर व्हाट प्रथम हैज टू से। प्रथम, प्लीज अनम्यूट योर माइक and introduce yourself and share your thoughts. Yes, myself, Pratham Kankriya, sir. Firstly, good afternoon. I am pursuing, sir, मतलब अभी मैं BMS in Capital Markets कर रहा हूँ. I am basically a student और मैं 2 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सर. लाइक मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यूक्रेन ने 25 किलोमीटर रशियन बॉर्डर में जाके अटैक किया है उनकी कोई व्हाट वी से कि उनकी मतलब ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर जहाँ पे उनका एम्यूनेशन है. तो सर, हाउ दिस विल इम्पैक्ट द मार्केट्स? आई वांट इतना पूछना था. I'll try to give an answer to this. थैंक यू. ये if then thinking जो है, if this happens then that should happen. In general it appears very logical, but most of the time this if then thinking suffers from a huge problem that when you are doing some theoretical exercise, आप लॉजिक का पेपर अपने बीएससी मैथमेटिक्स में जब सॉल्व कर रहे हो तो खाली इफ देन कंडीशंस पे ही वो प्रॉब्लम का संसार चल रहा है. पर जब आप संसार की प्रॉब्लम्स में आते हैं तो इस तरह के सैकड़ों इफ देन इक्वेशंस काम कर रहे होते हैं एक साथ, पर आपका माइंड सिर्फ एक पर्टिकुलर इफ देन इक्वेशन को देख रहा है. तो यूक्रेन की ये प्रॉब्लम आ रही है तो मार्केट पहले से किस लेवल पर पोजीशनड है, कहाँ पे मार्केट में पोजीशंस है अंडर. देखिए, किताब को चोरी करके पढ़ के जो लोग बाबा बन गए हैं वो लोग को खाली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मालूम है, पर जिसने एक्चुअल में जीवन के सौदे किए हैं, जीवन बिता दिया सौदे करने में, वो स्क्रीन देख के 1 मिनट में आपको बोल देगा कि मार्केट में अंडर बॉट और अंडर सोल्ड भी है. एक सस्टेन्ड ट्रेंड के अंदर अंडर बॉट मार्केट और अंडर सोल्ड मार्केट भी होता है. तो जैसे रामदेव अग्रवाल ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी CNBC पे कि FII ने इतना बड़ा एग्जिट ले लिया, उसके बावजूद भी बाजार 15,500 पे है, पर इन लोगों की एंट्री बहुत पेनफुल होगी. तो FII आज की तारीख में बहुत सीरियसली अंडर बॉट है. जनरल HNI ट्रेडर अंडर बॉट है. ये अंडर बॉट मार्केट है, इसीलिए अंडर बॉट मार्केट में एक सॉफ्ट करेक्शन 17,000 से ज्यादा मैं नहीं पकड़ना चाहता हूँ. एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे. राजेश जी, मैंने आपको म्यूट किया है, आप अभी म्यूट रहेंगे. डू नॉट एक्सपेरिमेंट. आपका टर्न बहुत सारे स्पीकर्स के बाद आएगा. टिल देन स्टे पेशेंट. सो कमिंग बैक टू नाउ योर क्वेश्चन कि यूक्रेन ने अंदर घुस के धावा बोल दिया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है, वो करेक्शन को अगर बनना है तो उसके लिए चाहे ये कारण बनेगा चाहे जो बनेगा. इफ यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाव कहाँ पे है. अब भाव को देखिए, अगर आप तेली है ना तो तेल की धार को देखिए, तेल के कुआं को मत देखिए. अगर आप तेली हैं, तेल का दुकान चला रहे हैं, लीटर भर 2 लीटर भर किलो भर 2 लीटर 2 किलो आप तराजू पे तोल के तेल बेच रहे हैं, तो अपने दुकनिया के अंदर तेलवा के धार पे ध्यान दो. जो बोलते हैं अपने तेली को तेल के धार पे ध्यान देना चाहिए. वो तेल के कुआं में क्या हो गया और तेल के कुआं में जाके कोई बम मार दिया, तो आप तेल के कुआं में बम मार दिया उस पे ध्यान दीजिएगा और बोलिएगा आज दुकान बंद, तेल खत्म हो गया है. तो बगल के दुकान वाला सारा तेल बेच लेगा अगले 15 दिन में, और फिर देखोगे कि और कहीं से तेल का इंपोर्ट हो गया, तेल के कुआं पे बम पड़ा था. तो इफ देन थिंकिंग जो है मोहब्बत में और वायदे के व्यापार में अगर आप तर्क वितर्क कीजिएगा तो रह जाइएगा. ये सौदा दिल का है, इसको दिल से कीजिए, दिमाग को जरूरत से ज्यादा मत चलाइए. भाव के साथ चल रहे हैं, भाव के साथ चलिए. ओवर एनालिसिस विल मेक यू पैरालाइज्ड इन मार्केट्स.
That's my sincerest answer. I'm sure there are many smarter answers, but I choose to be sincere with my own business. मुझे इतना smart नहीं बनना है. I hope that answers your question. So I think Khyati got added later, but in whatever order the various speakers are appearing, I'll request them to speak. So those who have made their contribution and have their answers found, they can choose the 3 dots right above the screen. Open the 3 dots and then you can, from the options given, choose to go back to the listener mode so that I can add more people. So Khyati, please unmute your mic, introduce yourselves and share your thoughts. Good morning everyone. Good morning केडिया जी. Good morning प्रकाश सर. मैं आप लोगों को कब से मतलब बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम अ स्ट्रैटेजी एनालिस्ट एंड आई काइंड ऑफ एक्सटर्नल आई एम अ एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू कॉर्पोरेट्स ऑन रिस्क एंड स्ट्रैटेजी. मैं मार्केट्स बहुत पहला प्यार है. स्कूल कॉलेज में थी तब इंटर्न किया था मैंने मनी कंट्रोल के साथ और तब से ये अफेयर जो बोल रहे हैं वो चल रहा है. सो आई रियली लव द मार्केट्स एंड आई लव स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सी वेरियस रिएक्शंस. तो मेरा ये है कि आई थिंक इतने साल में जितना भी मुझे समझ में आया है वी शुड डू व्हाट, मतलब लोग हो, इकोनॉमीज हो, पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट्स हो, जो लोग एक्चुअली करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, बोलते हैं उस पर नहीं देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक फेड जब से 2021 से शायद जब से इन्होंने ओवर प्रिंटिंग चालू की है, आई थिंक दे आर ऑलवेज वांटिंग द इन्फ्लेशन. तभी उनका जो फंडामेंटली डेट जीडीपी रेशियो है वो इम्प्रूव हो सकता है. इतनी प्रिंटिंग के बाद डेट का कुछ नहीं हो सकता. जो भी करना है इनको जीडीपी से करना है. तो चाहे वो बोलते रहे हर मीटिंग में दैट वी वांट टू काउंटर इन्फ्लेशन और हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है, जितना मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आता है मुझे लगता है उनको इन्फ्लेशन चाहिए. तभी आपका जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ेगा और तभी आपका डेट इक्विटी जो है, जो डेट टू जीडीपी है, वो बेटर लगने लगेगा. सो फॉर एवरीबडी हु बिलीव्स व्हाट द न्यूज़ इज सेइंग या जो बोलते हैं उस पे जाना नहीं चाहिए मार्केट्स में. आई थिंक दैट्स वेयर यू नो आपका इंटरप्रिटेशन सही जाएगा. So don't rely on what people are saying, rely on what they are doing. If they were so wanting to control the inflation, they would have started higher rate hikes and taking various other measures they can easily take. Okay, so ये मेरा मानना है. और इवन इन अदरवाइज जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है या जो टिप बेस्ड ट्रेडिंग है या उससे कभी मेरा तो फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने कहीं देखा भी नहीं किसी और का होते हुए. So that's what I would like to contribute. And my question sir to Prakash sir and केडिया जी, आपसे भी, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत सालों से आप मार्केट में हैं, हम आपके सामने बच्चे भी नहीं हैं. तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो इंटरप्रिटेशन मुझे लग रहा है कि जो फेड करेगा एंड फॉर दैट रीजन वो लोग शायद स्लो हो जाएंगे. अभी जो रेट हाइक्स 7 रेट हाइक्स बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक 7 रेट हाइक्स करेंगे, ये लोग कम करेंगे. और एंड फॉर दैट रीजन ये एफआई वाला पैसा सारा वापस आएगा मार्केट में, जो शायद डर के कारण या व्हाटएवर रीजन से जो चला गया या व्हाटएवर हैपेंड. आई थिंक ऑल दैट मनी इज स्टिल येट टू कम बैक इन द मार्केट्स. एंड सो आई थिंक आई एम मॉडरेटली बुलिश हियर एंड एटलीस्ट आई एम नॉट बेरिश एट ऑल. तो ये क्या इंटरप्रिटेशन सही है? प्रकाश सर, अगर किसी को मेरा व्यू सुनने का है तो 1 घंटे नहीं, हम लोगों को तुम्हारा व्यू सुनने का नहीं, तुमको खाली चौकीदारी करने के लिए लाए हैं यहाँ पे. तो आप थोड़ा सा उसको YouTube पे जाके देख सकते हो ख्याति. बट मेरा देखो व्यू क्या है कि मार्केट ना ये साल थोड़ा साइडवेज रहेगा. आपको 10% का रिटर्न बनेगा ओवरऑल मार्केट में एंड आप 10-12% इंडेक्स पे बनेगा. स्टॉक में 20-25% बन सकता है अगर आप स्टॉक पिकर हो केडिया जी जैसे, या इंडिविजुअली आप मीडिया वगैरह में थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो तो वहां पैसा बन सकता है. बैंकिंग में बड़ा पैसा बन सकता है मुझे लगता है. तो आप थोड़ा पॉकेट्स में ध्यान रखो. इंडाइसेस में बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी जैसा मेरा व्यू है. ये साल पूरा आपका साइडवेज निकलेगा. और देखो ये सब जितना भी आप न्यूज पढ़ते हो, इकोनॉमी में पढ़ते हो, ये फेड वगैरह के लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं. दे आर अल्टीमेट स्मार्ट पीपल. दे नो हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी, दे नो हाउ टू मैनेज द एक्सपेक्टेशन. जो सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मैंने जितने भी मेरे मार्केट में गुरु हैं, वेटरन्स हैं, मेरी सबसे बात होती है इंक्लूडिंग केडिया जी, सबसे बड़ी लाइफ में चीज होती है एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना. और फेड इज हैविंग द मास्टरी
ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टॉक मार्केट. सो आप ये भूल जाओ कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो वो 10-20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंशियल है वो मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है, वो प्राइस्ड इन है इस भाव में. आप ये भूल जाओ कि यूएस का इन्फ्लेशन जो सप्लाई साइड का मेनली इन्फ्लेशन है उसको आप सिर्फ और सिर्फ रेट हाइक से काउंटर कर ले जाओगे. ये यूएस की मैक्सिमम इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली चाइना पे जो उन्होंने बैन लगाए और वो ट्रम्प के रिजीम में, तो वो बेसिकली चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, आप समझो डिफ्लेशन का. वो जितने सस्ते गुड्स प्रोड्यूस कर सकता वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता. और यूएस ने चाइना पे बैन लगा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. अब वो जैसे जैसे चाइना पे बैन हटाएंगे, जो कि उम्मीद है कि अब 1-2 महीनों में उनकी बुद्धि वापस से ठिकाने पे आ जाएगी और आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा. और फिर जब निफ्टी 18,500 पे होगी तो सारे ग्लोबल क्यूज आपको अच्छे लगने लगेंगे और केडीआईजी का टारगेट 20,000 का आ जाएगा. सो दिस इज माय व्यू. ओवरऑल मेरा है कि इंडेक्स पे 10% का मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है, स्टॉक में 25-30% का रिटर्न आ सकता है. आप बियरिश होके इस बाजार में पैसा नहीं कमा सकते, ये आप मेरे से लिखवा लो. ये प्रॉपर बुल मार्केट है, उसमें ये टाइम करेक्शन का फेज है, वही चल रहा है. आपको ये फेज जैसे ही निकलेगा, आप 2023 में जैसे केडीआईजी कह रहे हैं कि 50%, 60% मिड कैप चल जाएंगे, मेरे को लगता है 100% भी चल सकते. तो आप वो थोड़ा व्यू रखो, पॉजिटिविटी मेंटेन रखो. पैनिक आए, फियर आए, जब सब लोग बोले सारा माल बेच दो, उस दिन अपना चुप करके किसी से बात मत करो, मेरे से भी मत करो, केडीआईजी की भी मत सुनो और जाके माल खरीद लो. दैट्स इट. सर सेक्टर वाइज आपने बैंकिंग बोला, तो बैंकिंग और कमोडिटी बिफोर वी गो टू सेक्टर वाइज एंड हाँ, बाकी लोगों को भी ले लेते हैं, तो आपका जरूर क्वेरी एड्रेस करेंगे. केडीआईजी प्लीज आप भी अपना ऐड कर दो. हाँ, आपने मेरे से सुन लिया. So I'll answer your question, Kwati. Before we get into sectors and all, your gut feel that you should not hear what people are saying, but you should actually follow what they are doing. You picked up a very critical guru mantra to survive markets very early in your career, so kudos on that. There is a interesting story on that, but शायद टाइम कम है, मैं किसी और दिन बताऊंगा. Or maybe I can mention it briefly. When I came to markets formally in 93 after my MBA, मैं उसके पहले भी था मार्केट में, but that was more juvenile. But formally when I came to the markets in 93 and joined the largest prop trading desk in the country ever, from then to now, so I used to be the guy who would, after the market closed at 12 से 2 का बाजार होता था, 2 बजे के बाद हर रोज मैं किसी न किसी मार्केट की लीडिंग लाइट के पास कैसे भी नेटवर्किंग करके मिलने की पहले से टाइम रखता था और घुस जाता था. People who have achieved wealth of historic proportions over the last 30 years, और वो उस जमाने के बादशाह होते थे या यूटीआई के चेयरमैन तक भी पहुंच जाता था. तो एवरी डे मंडे टू फ्राइडे आई वुड गो एंड मीट समवन. So my boss was impressed. Jake's his handle on Twitter is Jake's Prime. He was the CEO of Prime Securities that time. He was impressed, no doubt, but one day he gave a sarky remark. तू यार ये लोगों की सुन के आता है और मेरे को बताता है ये लोग क्या बोलते हैं. Why don't you better network with the brokers in Calcutta, जहाँ सारा सट्टा होता है, and you focus on what they are actually doing and give me the report कि वो लोग कर क्या रहे हैं. From there I, ख्याति, you picked it up on your own. और वहां से पकड़ा और उसको मैंने पकड़ते पकड़ते पॉइंट यहाँ पे आ गया कि ब्रोकर्स से भी सुनोगे तो ब्रोकर्स को भी डिसीव करते हैं. बड़े लोग अपने 4 जगह माल लेते हैं, 2 जगह बेचते हैं, और फिर वो 2 जगह लेंगे, 4 जगह बेचेंगे, तो लास्ट में चार्ट की सुनो. चार्ट में सब कुछ आ जाता है कि क्या मार्केट कर रहा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं उससे ऊपर चले जाओ, मार्केट क्या कर रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो. नेक्स्ट पॉइंट, विथ सो मच ऑफ रिकॉर्ड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इफ दिस वर्ल्ड डिड नॉट हैव सम इन्फ्लेशन, दैट वुड बी a sign of great sickness. मतलब किसी आदमी ने बहुत दबा के खाया है और फिर भी उसके शरीर में वेट गेन नहीं हो रहा है, तो माँ ये तो सोचेगी ना कि बेटा तेरा खाया हुआ तेरे शरीर को लगता नहीं है, तेरे शरीर में, तेरी आंतड़ी में कोई पिशाच बैठा हुआ है क्या जो सारा खाना वो खा जाता है. इतना ठूस के खाने के बाद भी अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ सम ग्रेटर सिकनेस. सो सम बेसिक इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन अ वर्ल्ड where fiat currencies are working. 1974 में ब्रेटन वुड्स पैक्ट खत्म होने के बाद, ब्रेटन वुड पैक्ट जब तक था तब तक ये नियम था कि एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड कैन प्रिंट करेंसी नोट्स ओनली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द गोल्ड दे आर होल्डिंग इन देयर वॉल्ट. और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस टाइम बवाल मचा करके सिस्टम चेंज करा दिया कि जिसकी जितनी मर्जी नोट छापो, आप
टोटल अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन द वर्ल्ड का अगर ग्राफ 100 साल का देखोगे, 1974 तक वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल छोटी छोटी क्वांटम्स में बढ़ता था और पैसे की इज्जत थी, कागज नहीं बोलते थे तब, उसको पैसा बोलते थे। 74 के बाद से तो बपौती हो गई है, जिसको जो मन में आए उतना नोट छाप रहा है। So the graph has gone vertical of the money supply in the world. So world with such insane money supply, if it does not have some inflation, it is a sign of far deeper worry. The deepest worry should be कि अगर संसार में इन्फ्लेशन नहीं आए, और अगर वो इन्फ्लेशन नहीं आता इतना मनी छापने के बाद भी, तो पक्का स्टॉक मार्केट को ठोकना चाहिए था। So inflation is a desirable thing for markets, for investors. At the cost of repeating what I have said in many spaces earlier, with both arms open, I'm going to welcome this inflation. क्यों? क्योंकि inflation is a redistributor of income as well as wealth. एक 5 मिनट इस पे ज्यादा भले ही लग जाएगी, मेरा इंटेंशन 11:30 स्पेस को खत्म करने का था, हम 12 तक इसको मैक्सिमम चला लेंगे। 5 मिनट में यहाँ लेता हूँ क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों को लीजिए, दोनों 100 रुपया कमाते हैं। एक आदमी 80 रुपया खर्च करता है महीने का, दूसरा आदमी 120 रुपया खर्च करता है। जो 120 खर्च करता है वो क्रेडिट कार्ड पे डेट ले लेगा, वो अपनी कंपल्सिव सेविंग्स जो है उसको करनी चाहिए टैक्स सेविंग्स की, वो नहीं करेगा, वो अपनी पीएफ से बोरो कर लेगा, LIC से लोन ले लेगा, कुछ भी कर लेगा। अब अगर मान लीजिए 10% का इन्फ्लेशन आ गया, तो कमाई तो जो दोनों की 100 रुपया थी वो एवरेज बढ़ जाएगी 110, पर जो 120 रुपए का खर्चा करता था उसका खर्चा हो जाएगा 132। तो बेसिकली उसका डेफिसिट पहले चलता था 20 रुपया, अब उसका डेफिसिट बढ़कर हो जाएगा 21 रुपया। तो जो करंट लेवल पर जिसके पास वेल्थ अक्यूमुलेशन जितना हो रहा है वो इन्फ्लेशन की रफ्तार से बढ़ जाएगा, और जिसका वेल्थ डिप्लीशन हो रहा है, जो अपने भविष्य के अंदर से खींच करके आज ही खा पी जा रहे हैं, तो दोज हु आर क्रिएटिंग वेल्थ विल गेन बाय inflation. Broadly speaking, the whole community of wealth creators on an average will gain as much as inflation, and the whole community of wealth destroyers will lose as much as inflation. ये मोटी मोटी बनिया बुद्धि को कोई इकोनॉमिक्स किताब झुठला नहीं सकती है, क्योंकि एंड में नो सेंस कैन बी ग्रेटर देन कॉमन सेंस। सेम वे जो आपकी सेविंग्स है, जिसको आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्फ्लेशन से बढ़ती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई क्यों होती है? इंडिविजुअल के लेवल पर अगर ये हो गया कि दोज हु कैन नॉट पास ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और जिनको इन्फ्लेशन के घूंसे को झेलना पड़ेगा। 2 तरह के वॉरियर्स होते हैं, जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, उनको घूंसा मारते के साथ भीतर तक चोट लगती है, और जो बिल्कुल निम्बल बॉडीड वॉरियर होता है, कराटे का, बॉक्सर, कि जिसकी बॉडी पे किसी प्रहार का, किसी इम्पैक्ट का एनर्जी अंदर नहीं टिकता है, वो पास ऑन कर देता है उसको, क्योंकि उसकी बॉडी लचकीली होती है। सो दोज हु हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम और द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, द फोर्स ऑफ इन्फ्लेशन is not going to create an impact within their life. They will pass it on. So companies, instead of individuals, now look at businesses. Businesses are also artificial persons. So a business that can pass on the impact of inflation will grow in profits significantly more during periods of inflation vis-a-vis businesses that are going to be hit by inflation. तो अगर टाटा मोटर्स के पास प्राइसिंग पावर था, उतना जगह था, आपने 2020 के बॉटम के पहले ही 2019 के दौरान ऑटोस को इतना पीट दिया था, इतना पेल दिया था, और जब भेड़ चाल चलती है, ईवीज आ रहा है, ईवीज के कारण ये सब कंपनियां खत्म हो जाएगी, ये लोग पैसा बना ही नहीं पाएगा। उबर जो है, उबर की लोग चलेंगे, गाड़ियां कोई खरीदेगा नहीं। आई कैन नॉट नेम पीपल, बट समबडी हु has been very close and who runs a very large sovereign wealth fund, is amongst the top 5 people there. वो मेरे से बहस किए जा रहा है, अच्छा दोस्त हो गया है, बहस किए जा रहा है, सुशील तू मर जाएगा, तू क्या 60 रुपये में 70 रुपये में टाटा मोटर्स लूंगा, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मतलब भाई फोकट की एडवाइस तू मत दे, क्योंकि मैं भी नहीं देता हूँ, मैं एडवाइस देने के पैसे लेता हूँ। फ्रॉम दैट साइक्लिकल डिसओनरशिप, नाउ इन दिस करंट अप साइकिल, नेचुरली है कि आप लार्जर साइकिल पे टाटा मोटर्स को और मारुति को इतना कूट चुके हो
कि चाहे उसका डीलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे एंड कंज्यूमर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, टाटा मोटर्स ने 3 से 5 हजार रुपया गाड़ियों का दाम बढ़ा दिया स्टील प्राइस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कंपनी लाइक टाटा मोटर्स विल नॉट बी एज अफेक्टेड as much as Rajesh ji, I'll have to I have temporarily removed him from speaker because he is not allowing me to keep his mic muted. So next point, inflation is a period in which companies which have a good franchise by way of a strong brand, ये जो आटे का दाम बढ़ जाएगा, गेहूं का शॉर्टेज हो गया है, ब्रिटानिया को ठोक दो, फाइनल बॉटम आने के बाद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस कटवाया जा रहा है। मार्केट में बस था कुछ जॉबर्स, ऑपरेटर्स, ये खबरी टाइप के जो ट्रेडर होते हैं सब डीलिंग रूम में जिनका नजर सेट होता है, अरे केडिया जी काहे ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हो, तो इनाम का टिप है, इनाम ठोक रहा है, ब्रिटानिया को पेल के रख देगा, मतलब पेलने दो इनाम को। मैं ब्रिटानिया में आज से लेकर अगले 10 दिन तक SIP करूंगा, मेरे को रोज 1000 शेयर लेना है और मैं रोज एवरेज जो वीवैप है उसके ऊपर में एक्यूमुलेट, रोज का इंट्राडे वीवैप है, डाल दिया है, 100 शेयर आते रहेगा दिन भर में, हमको 10 दिन लेना है, तो अपना अपना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान लीवर पे हम लोग लगातार इस पूरी तेजी में बेरिश थे। 2020 के टाइम, 2020 के बॉटम के टाइम 3200 का भाव था, 3200 से 2000 तक मंदी खेलते रहे, उसके बाद अवॉइड कर दिए, स्टॉक पे कुछ नहीं करना है। नाउ वी आर वेटिंग टू पाउंस ऑन अ वेरी लार्ज पोजीशन ऑन दैट कि ये न्यू हाई पे जाएगा, क्योंकि अब हमको इन्फ्लेशन का हेडविंड मिल गया, पीछे इन्फ्लेशन की ताकत मिल गई और एक डिसओनरशिप की साइकिल खत्म हो गई। ITC को जितना भी आपने मीम बना लिया, ये इन्फ्लेशन आएगा ना, जितना धुमक्कड़ लोग है, चरसी गंजेड़ी नहीं बोलेंगे, हम भी पीते हैं, जितना भी धुमक्कड़ लोग है, 35 पैसे की मैंने सिगरेट पीना चालू की थी और वो आज जाके एक सिगरेट 17.5 रुपए की हो गई। मेरी स्मोकिंग बढ़ी है, घटी नहीं इतने साल में। सो दोज कंपनीज मेकिंग गुड्स दैट विल बी बॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, कोलगेट बिकेगा ही, हिंदुस्तान लीवर का साबुन का टिक्की बिकेगा ही। सो इन्फ्लेशन is in general good for those who have wealth or those who are creating wealth. So final point on this, फिर फेड क्या कर रहा है? एक्सेसिव इन्फ्लेशन और एक्सेसिव अति किसी भी चीज की खराब है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या बहुत कम इन्फ्लेशन खराब है। और यही सिर्फ फेड का रोल और सेंट्रल बैंक का रोल है कि चेंजेस इन द इकोनॉमी मस्ट बी ग्रेजुअल एंड एंटिसिपेटेड so that all varieties of economic agents can make co-adjustments and they can coexist. The purpose of policy is to bring about stable change. The purpose of policy is never to throttle change. अगर परिवर्तन ही नहीं होगा, ठहरा हुआ पानी तालाब का सड़ जाएगा और आप उसमें खाली कमल का फूल उगा लीजिए और बीजेपी को जिता दीजिए, पर नदी की तरह अगर पानी बहेगा तभी खेतीबाड़ी होगी, तालाब के पानी से खेतीबाड़ी नहीं होती है। सो चेंज इज द नेसेसिटी फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरप्राइज टू फ्लरिश and change cannot be stopped. Change should not be stopped. So initiative of policy is not to stop change, but to make sure change is not disruptive and does not bring about havoc. And thereafter, if you interpret after this common sense all central bank policies, you will be able to see through almost everything they are likely to do. And lastly, coming back to inflation, इतिहास गवाह है, ये जो डेटा की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, कि मतलब रद्दी के दुकान पे 500 किलो पुराना न्यूज़पेपर मिल जाएगा, बहुत सारा उसमें डेटा है, किस काम का है वो डेटा? तो मतलब F&O का डेटा आ गया, FII का डेटा आ गया, इसलिए कल मार्केट तेज रहेगा। तो वो वाला टाइप का एनालिसिस है कि आप रद्दी का दुकान पे बैठ जाइए और बोलिए कि रद्दी वाले के दुकान पे 500 हार्ड डिस्क है, पुराना एक्सपायर्ड 500 हार्ड डिस्क इसने भंडार में रखा हुआ है, किलो के भाव से बेच रहा है। ये सब हार्ड डिस्क के अंदर में 50 टेराबाइट का डेटा है, मेरे पास बहुत सारा डेटा, इसीलिए हम ज्ञानी हैं। ये डेटा छाप एनालिसिस जो चल रही है उसको गोली मारिए। गो टू द पॉइंट कि द रियल हिस्टोरिकल डेटा इज एनी टाइम फेड हैज गॉन इनटू अ रेट हाइक साइकिल, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड हैज नेवर गिवन नेगेटिव रिटर्न। एंड व्हाई इज दैट? आपको खैरात की जरूरत थी क्योंकि पूरा संसार ध्वस्त हो गया था 2020 की मंदी में, तो आपको आईसीयू में ले जाने की जरूरत थी और आपको मास्क लगा दिया, ऑक्सीजन पंप कर दिया, सलाइन दे दिया, तो आप सरवाइव कर रहे थे आईसीयू में, आप स्वस्थ नहीं थे। पर अब आप जब स्वस्थ हो गए हो
और आपको उठ के घर जाना है, आपको आईसीयू से निकाल कर आपके रूम में शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल ने, और वहां पे भी 2 दिन सलाइन का बॉटल रखा है पर ऑक्सीजन मास्क हटा दिया है। अब आपके घर जाने का टाइम आ गया, आप अपने पैरों पर चलिएगा, तो आप ऑक्सीजन का मास्क लटका के चलिएगा क्या? आप सिलेंडर लेके साथ में चलिएगा? सो एन इकोनॉमी दैट इज नाउ एबल टू कम बैक ऑन इट्स फीट, इफ the steroids were kept on being given, it would have got overheated. तो जिनको खैरात ही चाहिए, अब वो लोग आके हाय तौबा ट्विटर पे भी मचाएगा, टीवी पे भी मचाएगा, ब्लॉग पे भी मचाएगा, अरे अरे रेट हाइक आ जाएगा, हम लोग बेचेंगे। तो somebody has to become your lunch. Don't become the lunch of all these opinion peddlers जो रद्दी की दुकान पे पड़ी हुई 500 हार्ड डिस्क के दम पे बोलते हैं मेरे पास डेटा है। जैसे शशि कपूर ने दीवार पिक्चर में बोला था मेरे पास माँ है। डेटा को एनालाइज कीजिए और उसका और एनालिसिस के पीछे जब तक कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, then it is spurious analysis and spurious correlation. So if a business can afford higher rentals, वो बढ़े हुए भाव पे भी नया बड़ा ऑफिस लेगा, बढ़े हुए भाव पे नया फैक्ट्री लेगा। If a business can afford higher salaries, it will hire a lot more people. तो अगर हर चीज का भाव बढ़ा के अगर कोई ग्रोथ के पीरियड में बिजनेस और इकोनॉमी चीजों को लेगी, तो कैपिटल के ही ऊपर मोहर लगी हुई है कि उसको खैरात में देना होगा। अगर सैलरीज बढ़ेगी, रेंटल्स बढ़ेंगे, इनपुट कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप कैपिटल का कॉस्ट बढ़ा के नहीं लेके तो लोग बोलेगा हम अपना सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? हम भी जो गाड़ी खरीदनी थी 3 साल बाद आज ही खरीद लेंगे, जो बंगला खरीदना था 15 साल बाद आज ही खरीद लेंगे। और क्यों खरीद लेंगे? जो 5 करोड़ का हमको बंगला खरीदना था, हमारे पास 2.5 करोड़ की सेविंग्स है, हम 2.5 करोड़ रुपया बैंक से बोरो कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज अनरियलिस्टिकली लो। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में क्राइसिस नहीं आ जाए और बहुत सारे बिल्डर फेल नहीं हो जाए, तो 6.25% के हाउसिंग लोन पे लोगों को दबा के घर दिला दिया गया। अप्रैल मई जून के महीना में बंबई में 2020 में रिकॉर्ड रजिस्ट्री हुई और गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी को एबनॉर्मली लो कर दिया। तो आप ये कहोगे कि मैं स्वस्थ हूं पर हमको डोल चाहिए, आई एम ए हेल्दी मैन बट गिव मी लंच कूपन, आई विल नॉट अर्न माई सैलरी। तो इस तरह का जो डिफीटिस्ट माइंडसेट का इन्वेस्टर है, जो तोता छाप इन्वेस्टर है, रद्दी की दुकान पे पड़ी हार्ड डिस्क के बेसिस पर हुई एनालिसिस के ऊपर में वो अपने आप को पैरालाइज कर रहा है, बाबा लोग झोला छाप बाबा लोग के पीछे जो घूम रहा है, वही लोग माल बेचेगा तब तो 17,000 से 22,000 की तेजी होगी। कोई बेचेगा तब तो कोई लेगा, कोई खोएगा तब तो कोई कमाएगा। तो ये लूजर माइंडसेट को त्याग दीजिए। खैरात लेनी हमारी विवशता थी, ना इसमें हमारा आत्मसम्मान है ना हमारी काबिलियत है। अब दुनिया अगर काबिलियत की तरफ लौट रही है और ये वॉर जो है स्कैरसिटीज क्रिएट कर रहा है। द बिगेस्ट वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड, गुड वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन दिस वर्ल्ड हैज हेल्दी इन्फ्लेशन। बिल्कुल मत डरिएगा इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन ही एकमात्र आपका मित्र है। मतलब ये तो सिजोफ्रेनिया वाला बात हो गया, रिसेशन भी खराब है और इन्फ्लेशन भी खराब है, तो भाई साहब इसका मतलब आपका दिमागे खराब है। आपको हर वक्त दुखी रहना, आपको हर वक्त छाती पीटना है, तो ऐसे छाती पीटू ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दीजिए, भूल जाइए वो लोग को। हर वक्त छाती पीटेगा तो आदमी कैसे कमाएगा? और दूसरी चीज पर आप लौटो आप कि खैरात खाने का एटीट्यूड जो है वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है। और आखिरी चीज, गुड वेल्थ इज क्रिएटेड इन पीरियड्स ऑफ रीजनेबल रियलिस्टिक इन्फ्लेशन। The balance between inflation and growth is there. इंडिया का लॉन्ग टर्म आप 1947 से अभी पकड़ लो, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी अगर दोनों मिला के 15% आ रहा है तो स्टॉक मार्केट धुआंधार रिटर्न देगा। उससे ऊपर जाएगा तब समस्या होगा। 14.7 का एवरेज आता है। पीरियड्स व्हेन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक मार्केट्स एंड जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का आप कोरिलेशन रन कीजिए। You have to learn to do logit and probit regressions. Logit and probit is basically you create a switch off variable जिसका वैल्यू 0 से 1 होगा खाली, एंड वेरियस पीरियड्स में आप 0 से 1 का वेरिएबल डाल के देखिए कि मैं स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को मॉडल में इंक्लूड करूंगा कि नहीं, एंड यू रन अ लॉजिट रिग्रेशन टू सी 14.7 जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन जब रहता है दैट क्रिएट्स द हाईएस्ट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। उस जीडीपी आपकी 6% हो जाएगी, इन्फ्लेशन 1.5% हो जाएगा, स्टॉक मार्केट 30% नेगेटिव रिटर्न दे देगा। तो माया में मत पड़िए। झोला छाप लोग, जो लोग बीएससी इन इकोनॉमेट्रिक्स भी नहीं किया और आके क्लेम कर रहा है नकली डिग्री लगा के कि मैं क्वांट हूं, वो लोगों को गोली मारिए। लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंटेंस वेल्थ क्रिएशन पीरियड्स are periods of crisis when scarcity happens.
बांगड़ जी बांगड़ बन गए थे जब वर्ल्ड वार 1 में कोयले की शॉर्टेज हो गई और सबसे ज्यादा कोयला माइनों को कैप्चर करते चले गए वो, एंड फ्रॉम अ कोल ब्रोकर दे बिकेम ए फैमिली विद वेल्थ दैट मे लास्ट देम फॉर 300 इयर्स। और घनश्याम दास जी बिरला जूट के ब्रोकर थे। वर्ल्ड वार 2 के अंदर में जूट वाज ए की पैकेजिंग मटेरियल, और उसकी जो शॉर्टेज मची और वो एक तरफा तेजी करते चले गए, 80% जूट मिल पे कब्जा कर लिया और इतना बड़ा वेल्थ बन गया कि सैकड़ों और इंडस्ट्रीज खुल गई। तो whether you take Rothschilds or you take anyone in the universe, धीरूभाई अंबानी की जितनी भी कोट्स हैं सबको लिख लीजिए एक कागज पे और चिपका दीजिए अपने डेस्क पे। हर कोट के पीछे स्पेकुलेशन का गहरा सत्य है। You know, you can assemble your own Bible of speculation by writing down all the quotes of धीरूभाई अंबानी, और उनके हर कोट को गहराई से नापो कि इसके पीछे सट्टे की दुनिया का कौन सा राज है। So one thing that he said, calamity is opportunity। जितना बड़ा कैलामिटी आएगा वो कोई ना कोई के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी, उसको ढूंढिए। सो अगर आज जो शॉर्टेजेस मची, निकेल कहां से कहां एक रात में भाग गया, अगले दिन पेल दिया गया। आटे का कोई ने सोचा था कि इंडिया का गेहूं निर्यात होने लग जाएगा? एफसीआई के गोडाउन में सड़ता था। तो खोजिए कौन सा कंपनीज है जो चावल एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों के साथ सबके साथ मीटिंग बैठाइए, देखिए बिकॉज ऑफ देयर ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क्स आर दे गियर्ड टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिकम वेरी लार्ज व्हीट एक्सपोर्टर्स। दैट्स हाउ इक्विटी रिसर्च इज डन। So largest wealth will be created in periods of scarcity. It will come at a larger risk. Larger returns will come at a larger risk. The larger risk is कि किस दिन पुतिन भैया पगला गए और न्यूक्लियर बटन दबा दिए कि मतलब बहुत हो गया तेरा, अब मैं देता हूं तेरे को एक बम। तो ठीक है, वो न्यूक्लियर बम भी फटेगा तो क्या होगा, सारी दुनिया थोड़े अपने अपने न्यूक्लियर बम फोड़ देगी। न्यूक्लियर बम फटेगा, 10% का नीचे का सर्किट लगेगा, तो अपनी पोजीशन साइज उसी हिसाब से रख के चलिए। सो माय परसेप्शन इज गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज अ पीरियड of taking higher risks for much larger returns. So inflation is not bad, war is not bad. They have to all happen within reasonable limits. And the most important aspect of reasonable limit is इस दुनिया के अंदर में स्यापे की हद नहीं है, पर आपको अपने स्यापे की हद रखनी पड़ेगी। अगर आप हद रखोगे तो दुनिया के स्यापे में भी आप नाचते कूदते हुए बाराती बन के चले जाओगे, और आप अगर किसी एक्चुअल बारात में भी स्यापा करोगे तो आपकी जिंदगी स्यापा हो जाएगी। So the whole game is not about the excesses this world is going through. Extreme volatilities, extreme situations are providing extreme opportunities, but you have to understand your own limit. और आपको अपना सौदा छोटा रखना पड़ेगा। और जब तक ट्रेंड नहीं आता है 15,600 पे डर डर के, हमने भी ट्विटर किया था, लिखा ट्विटर पे अपनी इमोशनल एनर्जी को रिलीज करने के लिए कि आज हमारी भी फट गई है, आज हमारी भी फट गई है, दुखी है। रात को सोच के सोए थे कि सवेरे भी बेटा अगर और 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो एक बार तो जीरो करना पड़ेगा। नहीं गया, बच गए। रात को पसीना आ गया था 1 बजे, और वो लाइफ में 30 बार आया ऐसा। सो समिंग इट अप, डू नॉट गेट स्केयर्ड विद द न्यूज, इंटरप्रेट इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। स्कैर्सिटी इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। स्टॉक मार्केट के किसी भी ऑपरेटर के साथ बैठिए और उसको बोलिए कि आप जो लंबा भाव छाप देते हैं, आपका काउंटर 10 गुना हो जाता है, वो कब करते हैं? माल कॉर्नर करने के बाद। I have been blessed with by God to acquire a lot of gurus. बहुत लोग मेरे बहुत जल्दी गुरु बन जाते हैं। मैं किसी को भी गुरु बना लेता हूँ, बड़े वेल नोन और अचीवर्स को तो गुरु जल्दी से बना लेता हूँ, पता नहीं कैसे मेरे से पट जाते हैं। तो one of my gurus has been Larry Williams. He is one of the most gifted technical analysts. He positions himself as only a mere analyst. He owns an entire island. Okay, at the age of 73, if he has run his 73rd marathon, so he's maintaining his body as if it is a gift. बहुत severe achiever है, and he had cornered the sugar market in the world in his younger days. पूरे वर्ल्ड के शुगर का सट्टा कैप्चर कर लिया था। Most people dismiss him only as a technical analyst because he also loves to be very humble. And from him, in a face-to-face conversation with him, I've understood. बाकी मैं यहाँ के मार्केट के लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ इंडिया में ऑपरेटर वर्ड बहुत पता नहीं, लोग गंदे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, जाके सबको सटना ऑपरेटर से ही है। एवरी ऑपरेटर इन द वर्ल्ड हैज मिंटेड वेल्थ बाय क्रिएटिंग स्कैर्सिटी और बाय कैप्चरिंग स्कैर्सिटी। तो अगर इस एटमॉस्फेयर में स्कैर्सिटी बनती है तो उन स्टॉक्स पे नजर रखो कि किन के अंडरलाइंग इनपुट्स कमोडिटीज है, उन कमोडिटीज का सेंस करो कि कहाँ स्कैर्सिटी बन सकती है। आपको इस बाजार में भी 10 बैगर मिल जाएंगे अगर आपके नसीब में है और आपने राइट तरीके से इस डर को छोड़ दिया और आपने इस डर के माहौल के अंदर में, यू नो, इफ anybody can hope to be in a business that creates sustainable, smooth, regular income only by doing one thing,
दैट इज बाय डूइंग वैल्यू एडिशन। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कल्पना भी करने का अधिकार नहीं है कि आपकी दुकान चलेगी। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में भाग्य आजमाने नहीं आए हैं, जुआ सट्टा खेलने नहीं आए हैं, और आपके लिए ये सीरियस बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले ये एटीट्यूडनल शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस तभी सस्टेन हो सकता है व्हेन यू ऐड वैल्यू। तो व्हाट वैल्यू एडिशन कैन इन्वेस्टर मेक टू द मार्केट? जब चारों तरफ त्राही माम मची है, कातर कातर सबका हृदय हो गया है, सब लोग हनुमान चालीसा जाप रहे हैं, तो भय के वातावरण में आपको वीरता सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब सब लोग उछल उछल के नाच गा रहा है, क्या केडिया जी मंदी का टोन में बात कर रहे हो? आपको कुछ मालूम भी है? कल के आए हुए बच्चे लोग ट्विटर के ऊपर में हम लोग को झाड़ू पेल के चले जाते हैं, झाड़ू मार के चले जाते हैं, और हम लोग उसी वक्त और एग्रेसिव कर देते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को, और टाइट कर दो। तो जब ज्ञान बघारने लग जाए लोग, आपको कुछ नहीं पता है, और जिसकी कैपेसिटी मोटरसाइकिल पे चलने की थी आपके मोहल्ले में, आपने देखा हो 20 लाख की गाड़ी खरीद के ले आया, प्रॉफिलिएट स्पेंडिंग चारों तरफ नजर आने लग जाए, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आने लग जाए, तब आप बोलो कि बहुत ज्यादा उत्साह है ना, तो हम आपको शीतलता, जब चारों तरफ गर्मी हो तो आप सबको ठंडक दो, और जब सब ठंडे हो जाएं तो आप गर्म हो जाओ। और इसका अभ्यास चार्ट्स के साथ ज्यादा आसानी से हो सकता है, क्योंकि चार्ट्स आपको ठीक बता देगी कि कब पेसिमिज्म का एक्सट्रीम आ गया है और कब ऑप्टिमिज्म का एक्सट्रीम आ गया है। इन्फ्लेशन इज डिसेंट, फाइन, बी एन इन्वेस्टर। स्कैरसिटी इज गुड फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। एंड फेड वॉट एवर इट में इंटेंड, लास्ट में बाजार किसी के बाप का नहीं है, फेड के भी बाप का नहीं है। इसीलिए फेड जो है ना 40 साल से मार्केट के पीछे पीछे भाग रहा है। मार्केट फेड के पीछे पीछे नहीं भाग रहा है, फेडवा मार्केट के पीछे पीछे भाग रहा है। तो मार्केट पे ज्यादा फोकस कीजिए, फेड की बातों पे कम फोकस कीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए कि फेड इस मीटिंग में बेरिश बात कर देगा, 7 दिन का उसका इंपैक्ट आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप फेड का भाषण सुन के नहीं चला सकते हो। इन्वेस्टमेंट को करो आप बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह, और ट्रेडर को करो एकदम रैबिट की तरह। सो देन यू नो विद दीज पर्सपेक्टिव्स देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी। I'm not sure, Khyati, if I've missed any of your points, and we can now, with a rebuttal from or comments from Khyati, then move on to the next speaker. No, 100%, sir. Agree. Totally agree. And some really valuable points you've added. And thank you so much. It really reinforces what I am thinking. And thank you for your comments. Sir, are you taking the next speaker, sir? Please go ahead. Please go ahead. Okay. Good afternoon. My name is Adesh. I am from Noida. I am a long-term investor, like buy the shares or mutual fund with a long-term perspective, 2 years, 5 years, 10 years kind of thing. I am not into a day trading or a short-term trading kind of thing. I have a lot of time on hand, spend a lot of time in reading the books or the research reports and listening to all those videos and all that. Whatever general news comes on TV, I generally don't watch it at all. The regular business channels or news channels, because that somehow distracts me and I don't have to do any day-to-day trading. So I'm away from that. I am of the opinion or thought that in 2 years, like in end of 23 next year, we may easily see 25,000 on Nifty. That is on the basis of earning growth and the EPS and the FIIs, whatever thoughts are coming from the experts. 25,000 should be easier thing. That's what I am thinking, hoping and praying. But that has some logic, what I get. And I am deeply invested in stocks and some big mutual funds, and not doing anything on day-to-day basis in the stock market, simply investing
some minor shift here and there sometime, but quite convinced and quite optimistic that 25,000 in 2 years should not be a big thing. So I agree with your this thing that are we in a flight to 20,000? Yes, why 20,000? Maybe in 2 years we see 25,000 for sure. That's my take on the whole thing. When I said I am a follower or long-term investor, I generally do a lot of reading of Warren Buffett and try to learn that kind of trick. But I am a very small fry. can't say that I am a. It was nice hearing to your thoughts, Adesh ji. Since Thank time you. is short and we will definitely close at 12 o'clock. Yeah. So let's I'm listen to the done, sir. next. Let's listen to Mr. Y.S. Barkavi. Mr. Barkavi, please unmute your mic, introduce yourself and share your thoughts. If Mr. Barkavi is unable to hear this, Prem Singh ji, you go next. Can you unmute your mic, Prem Singh or Barkavi ji? So we'll request Sudhir Ghasari to speak now. Yeah, good afternoon, everyone. Thanks for the opportunity, KD, for giving me. So I'm Sudhir, I'm from Bangalore, and I work as a software engineer. And I started my career in this field is in the year of 2020. So that was something which year gone like a rocket, and I felt something interesting. So right now, what I'm feeling is something which is challenging. So the first thing was what is the fear that came into mind was I experienced when I invested in Zeal when it was 200 rupees and it went down and suddenly it went up by 40 to 50% or 60%, so almost to 360. So that time where I understood that patience is a key in the stock market, and be invested. Don't get panic, and the every sudden fall or everything falls, that is something which is an opportunity to buy, which and every stock. Sudhir, since time is short now, can you please Yeah. focus on the topic? No general thing. Yes, sir. I'm just I'm not this. Based on this topic, what you're saying is 20,000 plus. I believe it will go up, but it is not an easy way like what it was in 2020. But I think this is a phase where it can go, but it will not let us like a retail investor to be in the market. There are some people who are trying nowadays. They're trying to hit our stop loss, and they don't want us to enter in the market. So that time when us or like retail investors leave the market, then I think that will be a great game changer after that. So I just. Thanks, Sudhir, for your thoughts. Can I request the next speaker, Giriraj ji, to unmute his... No. Who's next on the line? Adarsh. Adarsh Soni, can you unmute your mic and share your thoughts? Or Dr. Vinay? Hello. Yeah, Dr. Vinay, welcome. Yes, Please sir. introduce yourself Yes, and share sir. your thoughts. Yes, myself, Dr. Vinay Musale, from Pandharpur district, Solapur of Maharashtra. I'm not so experienced in the market. I want to ask two questions to you, sir. One thing is that Nifty April future is showing before 2 days 90 to 100 points in premium. Why this is? And in second question is that in escorts, stock escorts, which is a trading future trading in more than 100-point discount. After it fails, it's fell down, but its future option prices is also mismanaged of escorts. Can you tell me the reason of premium in the Nifty, which I have seen only in the first time? That is a 90 to 100 points of the premium of April future. Prakash, you want to attempt this? Okay, so for the Nifty, I can safely say this to you, right? It normally happens when you have a short rollover, right? So you'll see a higher amount of
cost of carry, and but that is now going down, right? It has gone down to some 20-30 points now, so that is a aberration. You can, and this 90-point future premium is, you are seeing first time in your life. It's not, no, it's not at all, right? It's around just 0.5 or 0.6 cost of carry, 0.6% of the cost of carry, which is quite normal in stock futures and which is quite normal in Nifty future also. If you go and see the data of 2014, 15, 16, 17, 18, you will easily find cost of carry around 0.5. Don't go with just the points. You go with the percentage cost of carry, which is roughly 0.5, 0.4, which is quite normal, right? So nothing much to read about this. And about the Scots, I have to check because I don't cover that stock closely. So I have to check what is happening in futures and FNO segments. I'm not sure, but because the liquidity is the problem with that particular stock, mainly in the FNO segments. So we don't trade that. But I can safely say this with all the certainty: 0.4, 0.5% cost of carry is quite normal. Don't try to read too much into this, right? And that is now again fallen to some 0.2, 0.1. So this is the limited take I have. But again, I need to check in detail. If I find something interesting on this, I'll surely tag KDRG and keep up it. And you can see it. So let's have introduction of Sudhir ji and Mr. Mehra. Sudhir Mehra ji, please unmute your mic. Share your thoughts after introducing yourself. Sir, namaskar. मेरा नाम सुधीर मेहरा है. I am based out of Bombay. I am intraday trader as well as long-term trader. I've got 2 points to discuss. I've been listening to your conversation, Kedia ji. You have brought out some excellent points. My view is almost the same, but I've got little difference. When the market was at 15,800, we were almost, your nose was under the water. As you rightly said that you were waking up in the night and watching the Dow Jones. क्या हाल होने वाला है मतलब कल सुबह. I would say absolutely at 15,800 the scare was like we might break down to 15,000. Now when the market is touching 17,500, one big turn which has happened is last month the FIIs have sold almost 45,000 crores. And this month, luckily, we are seeing positive buying from them and net buying from them. I would say the head is slightly above water now, but there are too many issues right now in the world market. The war is going on. The American inflation issue is going on. I don't see that the market is going to jump to 18,500, 19,000 in this year. We might go up to 18,200, 18,300, but after that again the selling has to come in. We will live in this zone of 16 to 18,000 for maybe one and a half year. You will get certain spikes in certain good stocks, but then the market does not look like it's going to go up. Even banks today, though they are looking very good, but still crossing that 38, 39,000 of bank Nifty is a difficult task because reversal will come, profit booking will happen. FIIs are here to make money and they have been selling for last 6 months to 8 months. So they might repeat everything again. So let's hope for the best. Thank you very much, KDRG, for giving me time to speak. Sudhirji, I wish you had come in to speak sooner and could have spoken more. You've presented your thoughts cogently. I do look forward to engaging with you at next spaces. I will come. I'll come early on the show with you, sir. So Adarsh next, and that should be our last speaker. We will not accept more speaker requests. It's 11:54 already. And after Adarsh is done, I'll request Prakash to do a short summary and then we'll call it a day. So Adarsh, Sony, please unmute your mic, introduce yourself and share your thoughts on the topic. Adarsh, are you able to hear my request? So perhaps Adarsh is gone to pick up a cup of coffee. He's not able to hear what we are saying. So Prakash, let's do a quick summary of what we discussed today. Yeah, so my view is very, very simple. Whatever the dips we are gonna get in next, let's say till May, let's say around 16,800 to 17,000, you try to buy the dip and don't listen too much noise around you. And
And whatever the data I see and speak to a lot of people, right, all the big guys on the street, I can safely tell you they are flooded with money and inflows. They will be the serious buyer around 17,000 odd levels. And I don't see Nifty going below 17,000 for sustainable period of time. So when I say sustainable period of time, not even a weekly close below that, right? So that is the view. And you need to focus more on the stock this year to make money. And as I told you clearly in many of our spaces together with KDRG, we are looking for serious, upside in bank Nifty and banks, right? And this quarter, banks will blow your mind with amazing profits. Whether it is private or PSU, I can guarantee you we have met almost all the top management of the banks and we have spoken to them. Numbers will blow your mind. So be careful with your shorts in bank Nifty. If you're short on bank Nifty, you will face tough time in next 5 to 8 days. This is my short-term view, extreme short-term view on the bank Nifty. Whether crude is going to $110 or $112, that doesn't matter. And be bullish, be optimistic, and try to buy fear and panic. Don't chase. You'll get your chances in the market in next 40-45 days, but please grab them and try to study little in detail. And if you got one or two winner, let's say in media or banking space, try to ride them so you make 30, 40, 50% kind of a return. So that's all from my side, KDS. Okay, I'll add a 2-minute summary and we'll Please, wind up very much within 12 o'clock. Inflation is mentally to be seen as the temperature of the economy. Too hot or too cold, both will create economic disruptions. So some inflation is always positive for the overall economy and definitely for those who have an economic surplus. Economic surplus either by way of a surplus income and then often leading to a wealth surplus. Those on the economic surplus side will gain with inflation. Those who are negative on the economic surplus, they will lose because of inflation. तो अमीरों का पैसा बनते रहेगा, गरीबों के पैसे का नुकसान होता रहेगा. Unfortunately, that's what capitalism is. And if as an investor you are a capitalist, welcome inflation. A benign inflation and a combination of growth and inflation together is what any central banker has to target. Targeting only growth or targeting only inflation is impossible. So keep an eye on both. खैरात मजबूरी में ली जाती है और खैरात को ही लेते रहना और उसी पे जीने की आकांक्षा रखने वाले लोगों से पीछा छुड़वा लीजिए. उनकी बिल्कुल मत सुनिए, नहीं तो आपके दिमाग को दूषित कर देंगे. खैरात मजबूरी है और मजबूती कीमत चुका के जीना है. तो if businesses are going to do well, they are almost often an atmosphere of economic well-being. GDP going up and people feeling economic well-being are two different phases. Economic well-being happens during period of decent, respectable, sensible, reasonable inflation. Scarcity से बिल्कुल मत डरिए. If as a businessman you will like to take the opportunity of, you like to imagine कि मैं किसी दिन उठूं और मैं जिस किसी बिजनेस में हूं उसमें मेरे पास दुनिया का स्टॉक पड़ा और स्कैरसिटी हो जाए, तो उससे ज्यादा बड़ी विंडफॉल गेन नहीं आ सकती है. तो scarcity can create a lot of windfalls. Keep an eye in this disruptive atmosphere. Where is the next scarcity coming? Keep an eye on the fact कि उसका stock already concentrated है, या तो ट्रेंड में है तो वो, और otherwise contrarian bets कहीं पे बड़ी scarcity बनने का चांस लग रहा है, तब contrarian bets लेकर के भी बड़ा पैसा कमा सकते हो. आखिरी चीज, रुपया जब मजबूत हो रहा हो तो वो लिटरली वो वाली बात है जो स्टॉक मार्केट में बॉम्बे में गुजराती लोग बोलते हैं कि जब लक्ष्मी जी माथे पे टीका लगाने आ रही हो तो बाथरूम में घुस के साबुन से मुंह धोने के लिए नहीं चले जाना चाहिए. गंदे चेहरे के साथ भी खड़े रहिए अपने दरवाजे पे जब दिवाली को लक्ष्मी जी टीका लगाने आती है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी है. आपने साबुन से मुंह नहीं भी धोया ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी जी के हाथ से टीका लगवा लीजिए. तो ये जो वॉर को देख के और टीवी चैनल को देख के और बाबा लोग को सुन के, वॉर है इसमें तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो गोवा हॉलीडे करने जा रहा हूँ, कितना महंगा पड़ गया गोवा का हॉलीडे. बॉटम पे कोई गोवा हॉलीडे करने चला गया, वापस आया तब तक 2000 पॉइंट बढ़ गए.
तो तो जब दंगल मची हो ना, जब दंगल मची हो तो लंगोट कस के धंधा करने का टाइम होता है। और if you are an investor or a trader, whatever is your role in the market, if you want to make this as a continuous cash cow for you कि ये धंधा मेरे को जीवन भर पैसे दे, तो एक चीज को याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि what am I giving to this market so that this market should keep giving me something। तो आपको वहाँ पानी की प्याऊ नहीं खिलानी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, या लंच के टिफिन नहीं बंटवाने हैं, बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि जब सारी दुनिया घबराई हुई है तो आप बोलिएगा कि ठीक है, आई विल नॉट डू लिवरेज में जाके कैश में उतना माल ले लेता हूँ। फिर वो जब सौदा मेरे फेवर में पड़ने लगेगा तो मैं सट्टा चालू करूंगा। सट्टा फेवर में नहीं पड़ रहा है, मैंने सौदा फेवर में नहीं पड़ रहा है, कैश में मैंने डिलीवरी उठा ली, भैया मेरे को लगता है मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक जोन में आ गया है, अगले 5 दिन 6 दिन तक आपने SIP करके 7-8 स्टॉक्स की एवरेज प्राइसेस में डिलीवरी उठा ली, उस आपके लेने के बाद भी 5% बाजार और नीचे चला गया, तो थोड़ा तो रिस्क लेना होगा। और उसके बाद जब मार्केट आपके एवरेज बाइंग प्राइस से 5% ऊपर आ गया, आप उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में उन्हीं स्टॉक्स की डिलीवरी को मार्जिन पे रख करके अब सट्टा 3 गुना कर दो। दैट्स हाउ बिजनेस इज टू बी डन। When you give something to the business, only then the business gives you something. If that one single formula you remember, it will become easier for you to get greedy when others are fearful, and you will become fearful when others are greedy. And बिना रिस्क लिए शेयर बाजार में क्या जिंदगी में कहीं इश्क पॉसिबल नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में भी जो इश्क किया है उसमें भी कुछ रिस्क है। शेयर बाजार की रिस्क एक्चुअली सबसे ज्यादा आसान है, यहाँ पे आप 1 मिनट में सौदा काट के निकल सकते हो, और जिंदगी की इश्क के अंदर जो रिस्क है वो सौदे कभी कट नहीं पाते हैं। तो इसलिए शेयर बाजार के अंदर सौदा काटने के ही जितना सौदा कीजिए कि अगर नहीं फल रहा है उठाओ, जीरो करो और शांति से रहो। So thanks a lot for giving me your time. A lot of speakers had a lot of valuable points. In some time the recording will automatically get published, and let's keep in touch. Have a nice weekend.